कहां पहुंचे थे अपन? रायपुर चालू कर दिए थे। अच्छा, मैं पीडीएफ डाला था रायपुर की शाखा के बारे में, नोट करके आए? ठीक है। अब रायपुर की शाखा को भी देखेंगे तो उसको दो भाग में देखेंगे, एक कलचुरी जो स्वतंत्र रूप से शासन किए, दूसरा मराठाधीन। जिस प्रकार से हम रतनपुर में देखे थे सिर्फ दो लोग थे जो किसके अधीन काम किए थे? मराठा के अधीन। कौन कौन थे? पहला कौन था? दूसरा? क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसमें आते हैं तो इसमें भी दो लोग को देखेंगे। कौन कौन? अमर और शिवराज, दो लोगों को देखेंगे। ठीक है। जो रतनपुर की स्थापना हुई थी, ठीक है, किसने किया था रतनपुर की स्थापना? रत्नदेव प्रथम ने किया था। समय लिखे थे अपन 1050 लिखे हैं ना अपन, वो याद कर लेना। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो समय। उसी प्रकार ना जब हम रायपुर शाखा देखेंगे, रायपुर की शाखा देखेंगे तो रतनपुर का भी स्थापित हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसी प्रकार रायपुर का भी स्थापित हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो रायपुर की स्थापना हुई थी 1409 में। मैं सब लिखवा दूंगा लेकिन ये याद रखना 1409 में रायपुर की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये हो गया। और कुछ पॉइंट हो कवर कर। अच्छा, हम लोगों ने एक राजा का जिक्र किया था जब हम रतनपुर शाखा को देख रहे थे, तो कल्याण साहब। कल्याण साहब बातें बारे में दो तीन चीज फेमस थी। पहला, मुगल कालीन, मुगल कालीन था ये, लेकिन मुगल कालीन में भी किसके समय? कोई बोलता है जहांगीर के समय, कोई बोलता है अकबर के समय। ठीक है, लगभग कितने साल? 8 वर्ष। ठीक है, तो इस समय मुगल काल के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र को रतनपुर क्षेत्र कहा जाता था। छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता था रतनपुर क्षेत्र के नाम से, क्योंकि देखो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है रतनपुर क्षेत्र के माध्यम से कि यहाँ कलचुरी शासक थे, कलचुरी शासन कर रहे थे और उनका साम्राज्य का मेन जगह कौन था? रतनपुर। इसलिए अगर मुगल को डायरेक्ट किसी से कांटेक्ट रखना था तो किससे रखना रहता था? रतनपुर में शासित करने वाले कलचुरियों से। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? रतनपुर क्षेत्र। मुगल काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? रतनपुर क्षेत्र कहा जाता था। कल्याण साह के पास अपडेट कर लेना, कल्याण साह जहां लिखे ना वहां अपडेट कर लेना। और तेरा कल्याण। अब हम चालू करते हैं किसको? रायपुर कलचुरी शाखा के शासकों को। ठीक है, रायपुर शाखा, रायपुर शाखा, कलचुरियों की रायपुर शाखा। ठीक है, अब इसका सबसे पहले मस्त एक तो कहानी सुन लेते हैं। लगभग लगभग कितने शताब्दी की बात है? 14वीं शताब्दी। कब की बात है दोस्तों? 14वीं शताब्दी के आसपास का समय है। ठीक है, इस समय रतनपुर राज्य में शासन कर रहा था कौन? राज सिंह। कौन राज कर रहा था? राज सिंह। ठीक, समझ में आ गया? राज सिंह जिसका लड़का आत्महत्या कर लेता है। ठीक, वही ये राज कर था। इस समय इसने अपने एक रिश्तेदार जिसका नाम है लक्ष्मी देव, जिसका नाम क्या है दोस्तों? लक्ष्मी देव को बोला भैया कि तू जा तो थोड़ा खल्लारी साइड, किधर भेजा उसको? खल्लारी साइड, थोड़ा सा क्षेत्र विजिट करने के लिए, क्षेत्र को जानने के लिए भेजा। और ये लक्ष्मी देव वहां जाकर, ये किसका रिश्तेदार है, और ये लक्ष्मी देव वहां जाकर क्या हुआ? बसा। ठीक है, लेकिन हम जब शासन का इसका क्रम देखते हैं तो पहले नंबर पे केशव होगा, देखना केशव, पहला केशव है। ठीक है, केशव है, दूसरा उसके बाद लक्ष्मी है। देखते हैं पहला कौन है? केशव, दूसरा कौन है? लक्ष्मी, लक्ष्मी के बाद सिंहण, लक्ष्मी के बाद कौन आएगा? सिंहण, सिंहण के बाद आएगा रामचंद्र। कौन आएगा? रामचंद्र, रामचंद्र के बाद आएगा कौन? ब्रह्मदेव। कौन आएगा दोस्तों? ब्रह्मदेव। ठीक है, ये शुरुआत के 5 राजा भयंकर इंपॉर्टेंट है यहाँ के। ठीक है, ये शुरुआत के 5 राजा भयंकर इंपॉर्टेंट है और आखिरी के 2 राजा इंपॉर्टेंट है। आखिरी के कौन? 2 राजा, अमर सिंह और शिवराज। तो मैं सीधा चलता हूं कहां? मराठाधीन में। मराठाधीन पहले है ना, तो मराठाधीन में पहला आएगा कौन? अमर सिंह, अमर सिंह, और दूसरा आएगा कौन? शिवराज सिंह। ठीक है, अच्छा, रायपुर के कलचुरियों में अंतिम स्वतंत्र भी बोल सकते हो इसको, अंतिम
स्वतंत्र बोल सकता हूं और प्रथम मराठा दिन। ठीक है, ये दो फैक्ट बनते हैं यहां से, आसानी से बनते हैं यहां से दो फैक्ट। ठीक है, ठीक है। और शिवराज कौन हुआ? अंतिम मराठा दिन शासक। हमने रतनपुर क्षेत्र, रतनपुर राज्य में जब कलचुरी देख रहे थे तो आखिरी समय देखा था स्वतंत्र मराठा दिन का 1741 में। कब देखा था? 1741 में। हम अमर सिंह के टाइम देखेंगे, वो समय है 1750। ये दो डेट याद रखना। रतनपुर के लिए आखिरी कौन? 1741 और रायपुर के लिए 1750। क्लियर? दो डेट याद हो जाएगा अपने को, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मराठा चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहां वापस स्टोरी पे आते हैं। ये 5 राजाओं 6-7 राजाओं को हम लोग देखेंगे। बाकी 1-2 राजा जो मैं बोला हूं नोट कर लेना करके, उसको सिर्फ और सिर्फ 1-2 लाइन में खत्म कर दे। कोई रायपुर का किला बना रहा है, कोई दुद्धाधारी मठ बना रहा है, बस जैसी है जैसे जैसी का सामने वाला आदमी उसको दुद्धाधारी मठ बना रहा है, सिर्फ वैसे वैसे देख के उसको खत्म कर देंगे। लेकिन इन 5 का थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब राज सिंहदेव, वापस रतनपुर में चलते हैं। रतनपुर में राज कौन कर रहा है 14वीं शताब्दी के आसपास? राज सिंहदेव। राज सिंहदेव अपने रिश्तेदार को कहां भेजता है? लक्ष्मीदेव को कहां भेजता है? खल्लारी। कहां भेजता है दोस्तों? खल्लारी। और ये वहां जाके क्या हो गया? जम गया। लेकिन इसको जमने का श्रेय जाता है सबसे पहले जाता है सिंहणदेव को। वहां जाके स्थापित होने के लिए पहला जो काम करता है वो कौन करता है? सिंहणदेव करता है। सिंहणदेव, अच्छा, सिंहणदेव के बारे में जानकारी, रायपुर शाखा के बारे में जानकारी, रायपुर के समस्त राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है ब्रह्मदेव के 2 अभिलेख से। ठीक है, एक का नाम है रायपुर अभिलेख और एक का नाम है खल्लारी अभिलेख। इन 2 अभिलेखों में समस्त रायपुर, कलचुरियों की रायपुर शाखा के बारे में क्या मिल जाती है दोस्तों? हमें जानकारी मिल जाती है। ये क्लियर? इतना क्लियर? आगे बढ़े कहानी में। ठीक, तो कहते हैं कि रायपुर के, ब्रह्मदेव के रायपुर शिलालेख से ज्ञात होता है कि सिंहण ने इस क्षेत्र के 18 गढ़ों को जीता था। सिंहण ने इस क्षेत्र के कितने गढ़ों को जीता था दोस्तों? 18 गढ़ों को जीता था। अब इसी बेस पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये तो अपने रिश्तेदार को भेज दिया खल्लारी, ठीक है, लेकिन गया उसके बाद यहां जमने का श्रेय इसे इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसने कितने गढ़ों को जीता? 18 गढ़ों को जीता। और ये जब 18 गढ़ों को जीत चुका है वहां जाके, तो अपने आप को रॉकी हैंडसम माने गए। तो इसलिए फिर ये क्या करता है? समय के साथ स्वयं को किससे स्वतंत्र कर लेता है? रतनपुर से स्वतंत्र घोषित कर देता है स्वयं को। ठीक है, प्रथम शासक जो स्वयं को रतनपुर से स्वतंत्र घोषित करता है, भैया मैं तो रॉकी हैंडसम हूं, मैं तो 18 गढ़ जीत चुका हूं। ठीक, ये क्लियर हो गया। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट राजा आता है, ये सिंहणगढ़ के बारे, सिंहणदेव के बारे में जानकारी मिल गई, 18 गढ़ हिसाब किताब हो गया। अगला आता है कौन? रामचंद्र देव। ये इंपॉर्टेंट है अगला। ठीक है, रामचंद्र देव को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है रायपुर शाखा का। ठीक है, रामचंद्र देव को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कि यहां का रायपुर शाखा का वास्तविक संस्थापक। देखो अब यहां पर एक कंट्रास्ट होता है। मैं पहला राजा कौन लिखवाया? केशव, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको बोल रहे हैं? रामचंद्र को। तो आयोग द्वारा, पीएससी आयोग द्वारा लिया गया है कि इस रतनपुर शाखा का वास्तविक संस्थापक कौन है? रामचंद्र देव। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पीएससी द्वारा अभी अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा था जिसमें इस राजवंश, कलचुरी के रतनपुर शाखा का राजवंश कब स्टार्ट होता है या किससे स्टार्ट होता है, तब लिया गया था केशव। ठीक है, तो यहां 2 चीज कभी कंट्रास्ट में, इसमें दोनों के बीच में फंसना नहीं। पहला चीज बोलेंगे कि रायपुर के वास्तविक संस्थापक कौन है रतनपुर शाखा के कलचुरियों में? रामचंद्र देव। ठीक है, और दूसरा अगर बोलेंगे कि रायपुर का जो शाखा है उसका स्टार्ट कहां से होता है, मतलब ये जरूर लक्ष्मी देव का क्या होगा? पिता होगा। ठीक है, तो वो कौन हो जाएगा? मैं अनुमान लगा रहा हूं कि पिता होगा, तभी इस राजवंश का क्रम कहां से स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग इंद्रवल देखे थे, पांडुवंश में इंद्रवल देखते थे, लेकिन संस्थापक के रूप में किसको देखे? उदयन, आदि पुरुष करके देखे थे। जैसे कृष्णराज को हमने कलचुरी का आदि पुरुष कहा, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, हम लोग स्पेशल फैक्ट नहीं। तो उसी प्रकार यहां मैं अनुमान लगा सकता हूं कि इसका राजवंश स्टार्ट हुआ किससे? केशव से। तो ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो दोनों क्वेश्चन का अलग अलग आधार पे हम आंसर लेंगे। आगे बढ़े दोस्तों, हम कहां पहुंच गए थे? रामचंद्र देव ने ही 1409 में
रामचंद्र देव ने ही 1409 में अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर रायपुर नगर की क्या की दोस्तों, स्थापना कर दी। ठीक, क्लियर, यहां क्लियर हो गया। ठीक, अब वापस किस में आ जाते हैं, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के दो शिलालेख, अभिलेख, रायपुर और खल्लारी, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो मिल गए, इसमें पूरी जानकारी मिल गई। दूसरा, इस रायपुर नगर को राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है, ब्रह्मदेव ने रायपुर को क्या बनाया दोस्तों, राजधानी बना दिया। क्लियर, राजधानी बन गया। ठीक, राजधानी के बनाने के पश्चात ये आगे शासन करता है। इसमें दो चार भुवनेश्वर देव, जय सिंह देव, ये सब चीज के बारे में एक एक लाइन है। उसको कोई रायपुर का किला बनाता है, कोई दुद्धाधारी मठ बनाता है, ये सब। अच्छा, एक चीज है, ये दूसरी राजधानी है। रायपुर कलचुरी रायपुर शाखा की दूसरी राजधानी है। पहली राजधानी थी सिंहण देव और रामचंद्र देव की शुरुआत में, वो थी खल्लारी। खल्लारी क्या थी दोस्तों, राजधानी। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, प्रथम राजधानी। ठीक है, और खल्लारी का पुराना नाम क्या है, खलवाटिका। क्लियर, ये हो गया दोस्तों। अच्छा, ये हुआ किसके बारे में, ब्रह्मदेव तक का हिसाब किताब रायपुर में। अब चलते हैं मराठा दिन। तो प्रथम अंतिम रूप से स्वतंत्र शासक कौन है, अमर सिंह। और प्रथम मराठा दिन शासक कौन है, अमर सिंह। तो 1750 ईस्वी में रघुजी द्वितीय, जो कि कहां है, नागपुर के भोसले हैं, उनके द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा किया, रायपुर क्षेत्र पर। और उस समय कौन था राजा यहाँ का, अमर सिंह। समय क्या था, 1750। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ये 1750 से 1753 तक के मराठा दिन शासन करता है, मराठाओं के अधीन होकर। कौन, अमर सिंह। ठीक है, फिर उसके बाद उसका लड़का शिवराज सिंह उत्तराधिकारी होता है, वो राज करता है आगे 1753 से लेके 1757 तक। ठीक है, अब यहां हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डेट मिल गया, 1741, 1750 और 1757। 1757 के बाद अगला डेट आएगा 1758, जिसमें बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। मराठा अभी तक के ये नहीं सुने कि मराठा आके बस गए। मैं बोला यहाँ हराए हैं। ठीक है, 1758 का वो डेट आएगा। ये सब काम धाम तमाम होगा रतनपुर और रायपुर का। उसके बाद 1758 को पहले हम लोग देखे थे, कौन आया था रतनपुर में, भास्कर पंत। ठीक है, वो जीता, भैया ये देना मेरे को करके बोल दिया और निकल लिया। फिर उसी प्रकार यहां जीता, लेकिन 1758 के बाद वो लोग यहाँ आके बसना चालू किए, प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। पहला मराठा कौन आ जाएगा उस समय, बिंबाजी भोसले, जो यहाँ का शासन करता है। क्लियर, तो ये हिसाब किताब है कहाँ, यहाँ की कहानी का। ठीक, अब सुनो, इन लोगों के साथ त्रासदी क्या होती। कलचुरिया जो इतना बड़ा राजवंश है छत्तीसगढ़ के हिसाब किताब में, वाकई में बहुत बड़ा राजवंश है। रतनपुर में देख लिए कैसे निपटे वो लोग। ठीक है, फिर शिवराज सिंह के टाइम में बताया कि 1753 से 1757 तक ये किया। अमर सिंह को 3 परगना दिया कि भैया चल ते सबोल हमल सबोल दे दे, और थोड़ा 3 परगना ते थोड़ा जी खा ले करके। समय के साथ वो तीनों भी छीन लिए उससे। और फिर शिवराज को 1 परगना दिया, वो है परगांव दिया। उसके बाद उससे भी वो छीन लिया 1822 में। तो फिर हासिल आया 0 इन लोगों के पास। ठीक, ये हुआ किसका हिसाब किताब, रायपुर शाखा के हिसाब किताब। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कल्याण सिंह के बारे में थोड़ा सा वापस चल देता हूं। एक फैक्ट लिखाया था, क्या मुगल कालीन 8 वर्ष था, तो वहां पर हमने डाला था कि रतनपुर क्षेत्र कहा जाता था छत्तीसगढ़ को मुगल काल में। ठीक है, दूसरा इसने महत्वपूर्ण काम किया था राजस्व सुधार के लिए, जमाबंदी व्यवस्था और राजस्व लेख पुस्तिका, ये इसका हम लोग देखे थे। ठीक है, जो आगे चलकर कल्याण सिंह द्वारा ही गढ़ों की व्यवस्था कर दी गई थी। कलचुरी कालीन गढ़ों की व्यवस्था कल्याण सिंह द्वारा क्या कर दी गई थी, शुरुआत कर दी थी। गढ़ व्यवस्था की शुरुआत करने वाला कौन, कल्याण सिंह। इनडायरेक्टली आपको कॉमन सेंस से ये बनना चाहिए। ठीक है, जिसको आगे चलकर 1868 में मिस्टर चिसम, ठीक है, जो कि पूरा उसके बारे में बताता है कि भैया हाँ यही वो आदमी था जो ये हिसाब किताब किया था। ठीक है, क्योंकि कलचुरी कालीन गढ़ व्यवस्था बहुत फेमस है। ठीक है, जो कि आगे चलकर मराठा भी क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कल्याण सिंह के इंपॉर्टेंट है।
ठीक है दोस्तों, ये हो गया, इतना क्लियर। अब कुछ कुछ बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते थोड़ा सा प्रशासन की ओर, इसके बाद चले। एक काम करते हैं, मैं बता ही देता हूं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया, हम लोग काकती पढ़ डाले, हम लोग पांडु वंश पढ़ डाले, हम लोग सरब राजवंश पढ़ डाले, पांडु काकती छिंदक भी पढ़ डाले। ठीक है, किसी में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बारे में जिक्र नहीं है, प्रशासन की इकाई के बारे में जिक्र नहीं है। सरबपुरी राजवंश में है, जिसको मैं नहीं लिखवाया हूं, वो 2-3 लाइन का है कि महामंडलेश्वर मंडलेश्वर ये हिसाब किताब है, लेकिन मैं उसको नहीं बताया हूं। ठीक है, तो वापस मैं ये कहना चाहूंगा कि क्यों कलचुरियों को छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाला राजवंश कहा गया है। मतलब कोई, हम लोग जितने भी राजवंश देखे। अच्छा, एक और फैक्ट है कलचुरी के बारे में कि सबसे लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला राज्य 1000 से 1741। ठीक है, 741 साल हो गया, हिसाब किताब मिल गया, तो वो एक फैक्ट है। ठीक है, वो कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतने साल राज किया क्योंकि इनके पास एक व्यवस्था थी। ठीक है, उन व्यवस्थाओं में क्या क्या व्यवस्था कहलाती है, अगर कोई शासन किसी राजतंत्र चलता है तो क्या व्यवस्था रहती है, उन व्यवस्थाओं में देखते हैं अपन दोस्तों। एक तो सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था, उस दिन बताया था क्या मैं, राजनीतिक व्यवस्था जिसमें प्रशासन शासन सब आ जाएगा। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, इस समय कलचुरियों की व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार की थी, राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक मतलब राजा होगा, उसके साथ क्या होंगे, उसके मंत्री होंगे, उसका एक मेन मंत्री होगा, उसका एक अधिकारी गण होंगे। इस प्रकार से वो प्रशासन चलाता था। ठीक है, क्लियर। दूसरा है आर्थिक व्यवस्था। दूसरा क्या है दोस्तों, चलो छोटा छोटा बता देता हूं। ठीक है, पहले ये समझ में आ गया। ठीक है, और क्या था, गढ़ों में विभाजित था। किसमें विभाजित था, गढ़ों में। गढ़ से ऊपर आता था कौन, मंडल। ठीक है, जिसमें 1 लाख गांव आते थे। एक मंडलेश्वर, जिसका प्रमुख कौन होता था, महामंडलेश्वर। ठीक है, उसमें कितने गांव आते थे, 1 लाख। उसके बाद नीचे क्या आता था, गढ़ या खालसा। ठीक है, आगे जाके खालसा हम लोग देखेंगे, उसमें होते थे 84 गांव। कितने, फिर उसके बाद क्या आता था, 12, जिसको बोलते थे तालुका, उसमें आते थे 12। ठीक है, जिसमें क्या आते थे, 12, और उसी बोलते थे कि 7 12 बराबर 1 गढ़। ठीक है, फिर उसके नीचे आता था ग्राम, और ग्राम का प्रमुख होता था गौटिया। ठीक है, ग्राम का प्रमुख गौटिया, गढ़ का गढ़ या 12 का प्रमुख दाऊ। फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या बोला मैं, गढ़, गढ़धिपति, फिर उसके ऊपर मंडल, महामंडलेश्वर। ये प्रशासनिक इकाई के साथ ये लोग चलते थे। तो गढ़ व्यवस्था थी। ठीक है, ये मेन चीज था, इस हिसाब से लोग करते थे। जैसे हम लोग आज है ना, गांव, नगर, फिर हमारा जिला, फिर संभाग, फिर क्या आता है, राज्य। तो इसी प्रकार से ये लोग क्या किए थे, डिवाइड किए थे। तो यहाँ एक प्रशासनिक क्या मिलती है, व्यवस्था मिलती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था भी कलचुरी कालीन बहुत सुदृढ़ थी। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बाजार एक नियम से चलता था। ठीक है, बाजार आगे बढ़ता था, बाजार में लेने देने सब चीज की व्यवस्था था। ठीक है, और यह आर्थिक रूप से में धन, राजा के बाद धन आता था। सबसे बड़ा धन का उसका स्रोत था कर। टैक्स जो लगाता था वो सभी चीजों में उसका स्रोत था। किसका, आय का स्रोत था, किसका, राजा का। राजतंत्रात्मक व्यवस्था का आय का स्रोत क्या था, कर। उसमें भी सबसे मेन होता था भूमि कर। मेन क्या होता दोस्तों, भूमि कर राजा का सबसे बड़ा क्या होता था, आय का स्रोत था। ठीक है, उसके बाद तीसरा चलते हैं सामाजिक स्थिति। क्या चलते हैं दोस्तों, सामाजिक स्थिति। समाज में वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, 3 वर्ग को अच्छे हिसाब किताब में रखा जाता, शूद्र का ज्यादा जिक्र नहीं होता था। ठीक है, सती प्रथा, ये सब चीज का उल्लेख है। रतनपुर में 1-2 प्रमाण भी मिले हैं। जैसे चौरा बनता है ना, वैसी सती चौरा करके मिलता है वहां रतनपुर में। तो एक प्रमाण मिले कि इस समय क्या थे, सती प्रथा व्यवस्था थी, ये कुरीति थी वहां उस समय। ठीक है, और स्त्रियों की स्थिति ठीक थी। सती प्रथा थी, लेकिन स्त्रियों की स्थिति इस दृष्टिकोण से ठीक थी कि वो लोग कुछ ना कुछ कामकाजी थे। ठीक है, वर्किंग वुमेन। ठीक है, ये थे। क्लियर। अब चौथा चलते हैं दोस्तों, इसमें था आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। अब उसके बाद चलते हैं धार्मिक। ठीक है, धार्मिक व्यवस्था में
इसमें हम लोग दो चीज देखेंगे, गज शार्दुल कहना, गज लक्ष्मी का अंकन कराना। तो कहीं ना कहीं इससे ये प्रमाणित होता है कि ये लोग नहीं वैष्णव को मानते हैं, ये नहीं बोल सकते। नहीं, यहाँ अब अगर हम ध्यान देंगे तो एक व्यवस्था वाला चीज ना उबर के नहीं आता, या हम अंदर घुसेंगे ना तो एक प्रॉपर इसको फॉलो कर रहे हैं वैष्णव शैव को, ऐसा नहीं आता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अच्छे से देखें तो मैक्सिमम शिव मंदिर बनाए हैं लोग, मैक्स टू मैक्स जितने भी राजा आखिरी स्वर लगाते वाला, तो मैक्स टू मैक्स क्या मिला है अपने को, शिव मंदिर मिला है। तो शिव के उपासक तो थे ये लोग, इससे यह प्रमाणित होता। दूसरा, लेकिन इसके सिक्कों में गजलक्ष्मी था, सिक्कों में गजलक्ष्मी का अंकन होता। तो मैं एक दो फैक्ट बढ़ा हूं बुक में, उसमें यह लिखा है कि कलचुरी कालीन या कलचुरियों की, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा देवी बोलते हैं, कुल देवी, कुल देवी है गजलक्ष्मी और उपासक है शिव के। ये दो फैक्टर मिलते हैं, ठीक है। तो आर्थिक सामाजिक किसमें, धार्मिक व्यवस्था में ये चले जाएंगे। क्लियर? इस प्रकार से अब इन सबको मैं डील से लिखवा दूंगा अच्छे से, ठीक है। इस प्रकार से इस व्यवस्था का, कलचुरी कालीन व्यवस्था वाकई में चला होगा कि हमें ये सब जानकारी मिलती। अभी मैं बताऊंगा आर्थिक स्रोत में सिक्का कौन सा चलता था, पौर क्या होता था, चांदी का सबसे छोटा सिक्का जो चलता था, ठीक है। और बाजार में लेन देन करने के लिए युगा होता था, युगा बोलते थे परमिट को, कि आपको बैल भी खरीदना है तो एक परमिट लेना पड़ेगा, और एक दिन के लिए पूरा परमिट 2 युगा बराबर होता था। तो ये सब चीज मैं लिखवाऊंगा। तो आर्थिक, तो ये सब चीज हमें मिली है, ठीक है। जब हम भारतीय इतिहास की ओर मैं मुड़ता हूं, भारतीय इतिहास की ओर देखता हूं ना, तो ये सब जानकारी शुरुआत होती मौर्य काल में, समझ रहे हो। मौर्य काल में ये सब, मतलब हम लोग ना जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो वैदिक काल पढ़ूंगा, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक के बाद महाजनपद काल, महाजनपद में मौर्य आ जाएंगे मेन, ठीक है। तो सब में ना, चाहे वैदिक काल पढ़ूंगा तो 4 व्यवस्था, उस समय का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसा था, ये कैसा था। अब हड़प्पा में जाओगे, उससे पहले, वैदिक से पहले अगर हड़प्पा सभ्यता में भी जाओगे तो आपको 2-3 चीजें मिलेंगी। आप देखोगे कि वो समाज कैसे चलता था। तो सामाजिक स्थिति कैसी थी, आय का स्रोत क्या था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, ठीक है, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, प्रशासन कैसे चलता था। तो एक पैरामीटर रहता है कि एक जब राजा किसी क्षेत्र में राज करता है, ठीक है। आज देख रहे हो, आज अगर हम किसी को राजा बनाए तो जैसे भूपेश बघेल जी हैं, वो राजा बने तो हर चीज को देखते नहीं, हर एक चीज को, तो वैसे ही था, ठीक है। और राजनीतिक व्यवस्था में और जब अंदर घुसेंगे नहीं तो बहुत सारा अच्छा चीज था। जैसे पंचकुल व्यवस्था थी। पंचकुल क्या होता था पता है, स्थानीय प्रशासन। हम स्थानीय प्रशासन शब्द से 2 जगह का मतलब निकलता है। स्थानीय प्रशासन मतलब जहां लोकल, तो लोकल हम नगर में रहते तो नगरीय प्रशासन, और ग्राम पंचायत में रहते तो ग्रामीण प्रशासन, ठीक है। इनके लिए एक पंचकुल संस्था बनती थी यहाँ कलचुरियों में, जिसमें ग्राम का भी प्रमुख आता था, ग्राम का प्रमुख नहीं रहता था, वो उसके अंदर आता था, ग्रामीण रहता था, नगर पूर्व प्रमुख, नगर का प्रमुख रहता था। वो लोग आपस में सब चीजों को हिसाब किताब करते थे, उसमें न्याय होता था, उसमें काम काजी का जिक्र होता था, ठीक है। तो ये सब चीज व्यवस्था थी राजनीतिक व्यवस्था में, किसके अंतर्गत, कलचुरियों के अंतर्गत, ठीक है। मैं बोला कि प्रशासन यहाँ के मंत्री अधिकारी देखे तो हर विभाग में बटा हुआ था, सैन्य विभाग, पुलिस विभाग, आज हम लोग देखते नहीं क्या क्या विभाग देखते हैं, आजू बाजू यही सब विभाग देखते हैं, हमारा कामकाजी का विभाग, उन सब व्यवस्थाओं में बटा हुआ था ये। तो ये विभाग का प्रमुख ये विभाग का प्रमुख ये विभाग का प्रमुख ये विभाग का प्रमुख ऐसा ऐसा हम देखेंगे, अभी नामकरण भी देखेंगे कि कौन अधिकारी किस विभाग को क्या बोला जाता था, उसके अधिकारी का नाम क्या है, ठीक है। तो ये सब व्यवस्था कहाँ मिलती है आपको, कलचुरी में। और मैं इस पे इतना इसलिए जोर दे रहा हूँ कलचुरी में, क्योंकि हम लोग अभी तक जितना पीछे पड़े उसमें ये सब नहीं मिलेगा, नहीं मिला है। आगे मराठा मिलेगा लेकिन इस टाइम नहीं मिलेगा। और अंग्रेजों का जिक्र, अंग्रेज और मराठा के बीच का जो समय रहता है ना, जिसमें मराठा कालीन बहुत सारी व्यवस्थाएं को अंग्रेज अपडेट कर करके चलाए हैं बहुत सारी चीजों को, और अंग्रेज अपना इंप्लीमेंट किए हैं, वो बढ़ेंगे बीच में। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको लिखना चालू करते हैं। क्लियर? चलो, जैसे रतनपुर को, और एक चीज मैं कल बोला था कि रायपुर का 4-5 नाम है, लिख के लाना, लिख के लाए, ठीक है। उसी प्रकार हम जब रतनपुर पढ़े थे तो रतनपुर में भी था, रतनपुर का भी देखे थे, ठीक है। रतनपुर का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आया हुआ है कौन सी युग में क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि रतनपुर को कलचुरी काल में क्या बोला जाता था, कलचुरी कालीन नाम रतनपुर का रत्नपुर और कुबेरपुर और मणिपुर हैं दोस्तों। अपन पहला पॉइंट लिखो,
पहला लिख लो केशव देव, राजधानी खल्लारी। अगला पॉइंट लिखो रायपुर कलचुरी शाखा, रायपुर कलचुरी शाखा, रायपुर कलचुरी शाखा का वंश प्रारंभ। अगला पॉइंट लिखो रायपुर की लहुरी शाखा का परंपरागत संस्थापक, रायपुर की लहुरी शाखा का परंपरागत संस्थापक। ठीक है, अब उसी के नीचे ब्रैकेट में लिख लो लोक सेवा आयोग या आयोग द्वारा रामचंद्र को संस्थापक माना गया है, रामचंद्र को संस्थापक माना गया है। क्लियर? रामचंद्र देव को संस्थापक माना गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें जो पहला लाइन लिखे हैं ना, रायपुर कलचुरी शाखा का वंश का प्रारंभ केशव देव से, वो एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, और रामचंद्र को संस्थापक माना गया है, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, ये दो हो गया। अब अगला चलते हैं किस पे? लक्ष्मी देव। अगर मैं पूछूं कि रायपुर की कलचुरी शाखा कब अलग हुई? 1300 के आसपास, क्योंकि राज सिंह उसी टाइम था, और उसको क्या बोल सकते हैं अपन? 14वीं शताब्दी। ठीक है, चलो पॉइंट लिखो। ये आया हुआ है क्वेश्चन कि कौन से शताब्दी में हुआ है करके, तो राज सिंह का वो याद रख लेना अपना समय को, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा राज सिंह का समय, क्योंकि इसके समय। चलो आगे लिखो इसमें 14वीं शताब्दी के आसपास, 14वीं शताब्दी के आसपास रतनपुर के शासक ने लक्ष्मी देव को के शासक ने अपने रिश्तेदार लक्ष्मी देव को प्रतिनिधि के रूप में खल्लारी भेजा, खल्लारी क्षेत्र भेजा। लक्ष्मी देव का समय लिख लो 1300 से 1340, 1300 से 1340। राजधानी खल्लारी खल्लावाटिका, राजधानी खल्लारी खल्लावाटिका। सबका सेम रहेगा जब तक कौन नहीं आएगा? रामचंद्र नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में? लक्ष्मी। अगला लिखते हैं दोस्तों सिंहड़देव। सिंहड़देव 1340 से 1380। ठीक है, हाँ लिखो, या लक्ष्मीदेव का पुत्र, लक्ष्मीदेव का पुत्र। अगला पॉइंट लिखो ब्रह्मदेव के रायपुर शिलालेख में, ब्रह्मदेव के रायपुर शिलालेख में सिंहड़देव द्वारा जीते 18 गढ़ों का उल्लेख है, अगला पॉइंट लिखो इसने स्वयं को रतनपुर शाखा से मुक्त घोषित किया, इसने स्वयं को रतनपुर शाखा से मुक्त घोषित किया। अगला रामचंद्र देव, रायपुर कलचुरी के प्रथम राजा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो पृथक स्वतंत्र शासन की शुरुआत की, पृथक स्वतंत्र शासन की शुरुआत की। अगला लिखो नगर स्थापना, पृथक स्वतंत्र शासन की शुरुआत की। अगला नगर स्थापना, अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम से रायपुर नगर की स्थापना की, रायपुर नगर की स्थापना। कुछ इसमें एक चीज और समझ में आया यार, कलचुरी में हम लोग जब से पढ़ना चालू किए हैं, इसको कलचुरी पढ़े हैं, कहीं ना कुछ नगर बसा रहे हैं, है ना। मतलब एक जो उससे मतलब नहीं है, ये लोग मतलब है कि एक जो विकास दिखता है, इससे विकास क्या है? दिखता है। ठीक, अगला राजा लिखो ब्रह्मदेव राय। राजधानी 1409 रायपुर। ठीक है, कब बनाया? 1409 में। तो राजधानी बनाने वाले व्यक्ति कौन है? रायपुर को ब्रह्मदेव राय। रामचंद्र स्थापित किया है, राजधानी ये बनाए हैं। ठीक है, लिख लेना अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो। क्लियर लिख लो भैया, राजधानी बनाने का श्रेय ब्रह्मदेव राय। अगला जानकारी का स्रोत, रायपुर व खल्लारी शिलालेख। कलचुरी के रायपुर शाखा की जानकारी का स्रोत।
अगला पॉइंट लिखना, उपाधि कलचुरी के रायपुर शाखा की जानकारी का स्रोत। ठीक, अगला उपाधि वाकपति। वाकपति, वाकपति ब्रैकेट में लिख लेना, संगीत विद्या में निपुण। वाकपति संगीत विद्या में निपुण। ठीक है। दूसरा है द्वितीय भरत, भरत भारत। फिर अगला लिखो, इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में देवपाल नामक व्यक्ति ने, इसके शासनकाल में देवपाल नामक व्यक्ति ने, देवपाल नामक व्यक्ति ने 1415 ईस्वी में, 1415 ईस्वी में खल्लारी महासमुंद में, खल्लारी ब्रिकेट में महासमुंद विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। विष्णु खल्लारी महासमुंद में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये निर्माण भी हो गया, निर्माण हो गया। अगला है युद्ध या विजित क्षेत्र। अगर पॉइंट बनाना चाहो तो वैसे लिख सकते हो, युद्ध या विजित क्षेत्र। ऊपर वाले को निर्माण लिख लेना। ठीक है, ऊपर वाला जो पॉइंट बताया अभी, फड़ी नागवंशी शासक, अंतिम शासक, पढ़े थे ना, मोनिंग देव को हराया था करके। तो फड़ी नागवंशी अंतिम शासक मोनिंग देव को 1413 ईस्वी के आसपास, 1413 ईस्वी में फड़ी नागवंशी शासक अंतिम शासक मोनिंग देव को 1413 ईस्वी में पराजित कर रायपुर के कलचुरी वंश में, रायपुर के कलचुरी वंश में विलय किया। कि ग्रंथ अकादमी के अनुसार रामचंद्र हराया था करके, तो उसको जब मोनिंग देव पढ़ोगे तो उस समय याद कर लेना। ठीक है, चलो अगला केशव देव। केशव देव हो गया है ना, केशव देव हो गया। अब भुवनेश्वर देव लिखना, रायपुर किले का निर्माण करवाया, रायपुर किले का निर्माण करवाया। दैट्स इट। ठीक है, रायपुर किले का निर्माण करवाया। ठीक है, ये हो गया। अगला राजा लिखो जैत सिंह। इसका समय लिख लेना 1604 से 1615, 4 से 1615। इसके समय बलभद्र दास द्वारा, बलभद्र दास द्वारा दुधाधारी मंदिर, दुधाधारी मंदिर का निर्माण कराया गया। कहां है दुधाधारी मंदिर? रायपुर। क्लियर। काम कालखंड चलते हैं किसके? मराठाधीन वाले में। ठीक है, मराठाधीन। ठीक है, मराठाधीन शासक पहला लिख लेना अमर सिंह देव। नागपुर मराठा शासक अमर सिंह देव के बारे में लिखना, नागपुर मराठा शासक रघुजी द्वितीय ने, नागपुर मराठा शासक रघुजी द्वितीय भोसले कब? 1750 में रायपुर पर आक्रमण किया, जिससे अमर सिंह ने सत्ता स्वीकार की, अमर सिंह ने अधिसत्ता स्वीकार की। अगला पॉइंट लिखो, फलस्वरूप अमर सिंह को रायपुर राजिम, रायपुर कौमा राजिम कौमा पाटन परगना देकर 7,000 रुपए वार्षिक टकोली, 7,000 रुपए वार्षिक टकोली अमर सिंह को रायपुर राजिम पाटन परगना देकर 7,000 रुपए वार्षिक टकोली का निर्धारण किया गया। फिर अगला पॉइंट लिखना, अंतिम स्वतंत्र रायपुर कलचुरी शासक अमर सिंह, अंतिम स्वतंत्र रायपुर कलचुरी शासक अमर सिंह। मराठाधीन प्रथम शासक, मराठाधीन प्रथम शासक। समय लिख लो 1750 से 1753। इस प्रकार से ये अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से राजा अंतिम राजा हुआ। शिवराज तो ऑलरेडी मराठाधीन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं रायपुर कलचुरी वंश का अंतिम राजा है करके भी बोल सकता हूं इसको। हाँ, अमर सिंह। ठीक है, अगला, अगला लिखना, आरंग से इसका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, आरंग से इसका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है।
अगला लिखो शिवराज सिंह देव। मराठा अधीन अंतिम शासक 1753 से 1758। फिर अगला पॉइंट लिखो, इसके समय रायपुर राजिम व पाटन परगना, इसके समय रायपुर राजिम व पाटन परगना कलचुरियों से छीन लिया गया। रायपुर राजिम व पाटन परगना कलचुरियों से छीन लिया गया। व आजीविका के लिए छीन लिया गया। व आजीविका के लिए परगांव परगना दिया गया। परगांव परगना दिया गया। परगांव परगना दिया गया, जिसे भी 1822 में इनसे छीन लिया गया। क्लियर दोस्तों? ठीक है। हाँ, फिर आखिरी में लिखना प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक बिंबाजी भोसले का शासन की शुरुआत होती है।